नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये कहा गया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि उसमें प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत नहीं है, कभी नहीं बन सकता, और अगर गलती से बन भी गया तो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा, दुनिया उसका बॉयकॉट कर देगी क्योंकि उसके ऊपर 2002 के गुजरात दंगे का दाग लगा हुआ है। उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया है, अमेरिका तो वीसा भी नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही नरेंद्र मोदी आगे चलकर न सिर्फ प्रधानमंत्री बने बल्कि अब उन्होंने एक नई लकीर खींच दी है, एक नया इतिहास बना दिया है। गुरुवार 15 अगस्त को लाल किला से झंडा फहराने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास इस देश में रच दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार संबोधन देने वाले वे तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह रिकॉर्ड, मैं आपको बता दूं कि यह रिकॉर्ड पहले जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा समय तक झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम है, जिन्होंने 1947 से 1964 तक 17 बार यह राष्ट्रीय ध्वज लाल किला से फहराया था। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने 16 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो उनके पिता से सिर्फ एक ही कम है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी ने लगातार 2 कार्यकालों में यह कीर्तिमान हासिल नहीं किया। उन्होंने 1966 से 1977 ये उनका पहला कॉन्टिन्यूअस कार्यकाल था, और उसके बाद 1980 से 84 इसके 2 अलग अलग कार्यकालों में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। अब नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 11 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अब गुरुवार के संबोधन के साथ ही नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने अपने 2 लगातार कार्यकालों में लगातार 10 बार वहां से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था लाल किला से। अब मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने झंडा फहराया लाल किला से। मैं आपको एक और दिलचस्प जानकारी दे दूं कि गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें एक बार भी तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला। चंद्रशेखर नवंबर 1990 से जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। नंदा ने 2 कार्यकालों तक देश की सेवा की, 27 मई से 9 जून 1964 और फिर 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक। अब लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने 2-2 बार झंडा फहराया। देखिए, ये तो मैंने आपको एक रिकॉर्ड की बात बताई कि किसने कितनी बार झंडा फहराया, कौन सा रिकॉर्ड किसके नाम पे है। मैंने आपको जैसा बताया कि नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री ऐसे बन गए हैं जिन्होंने कि 10 से ज्यादा बार राष्ट्रीय ध्वज लाल किला से फहराया हुआ, 11वीं बार उन्होंने फहराया है। और अगर उनका पूरा कार्यकाल रहता है 2029 तक, तो वो 15 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बना लेंगे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में किस तरह से अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर उन्होंने काम किया और पार्टी के एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बिंदु थे जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग करते थे। आप सबको मालूम है, पहला राम जन्मभूमि का मुद्दा था, दूसरा धारा 370 का मुद्दा था और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड था। अब आप सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन गया। स्वयं प्रधानमंत्री ने जाकर के वहां उद्घाटन किया। धारा 370 की जहां तक बात है, एक ऐसी चीज जो अनथिंकेबल था, जो ऐसा लगता था कि शायद कभी नहीं हो पाएगा, वो भी नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इसको अमली जामा पहनाया और धारा 370 को निरस्त किया। तो दूसरा जो पार्टी के मैनिफेस्टो में जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु था उसको भी नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। अब जो तीसरी चीज थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नरेंद्र मोदी ने अब यह फैसला कर लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में लागू होकर के रहेगा। मतलब वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्य बिंदु थे बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने जो ये आज उन्होंने 15 अगस्त को जो उन्होंने भाषण दिया लाल किले से, वहां बोलते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने
यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की और कहा कि एक सेकुलर सिविल कोड समय की मांग है तथा भेदभावपूर्ण सांप्रदायिक नागरिक संहिता को समाप्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिविल कोड देश में लागू है वो कॉम्युनल है और देश को एक सेकुलर सिविल कोड चाहिए। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का, वो नरेंद्र मोदी अब पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दो तो वो पहले पूरा कर चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया, राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो हल हो गया, वहां राम मंदिर बन गया, धारा 370 कश्मीर से हटा दिया गया और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने की पूरी तैयारी है सरकार की। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बार बार चर्चा की है। यह सच है कि हमारे पास जो नागरिक संहिता है वह सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। उन्होंने कहा कि एक कॉम्युनल सिविल कोड है, यह भेदभाव पर आधारित है। हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, मोदी ने वो पिच बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल कॉम्युनल है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ पर एक सेकुलर सिविल कोड लागू करें। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि संविधान ने समान नागरिक संहिता के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में दृष्टिकोण रखा है। वहाँ के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इसकी बात की गई है। जो आर्टिकल 44 है उसमें इसकी वकालत की गई है संविधान में। और उन्होंने कहा कि भाई हमें यह प्रयास करना चाहिए कि संविधान में जो बात लिखी हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, उसे हम पूरा करें। मोदी ने इस विचार के विरोधियों को सांप्रदायिक नागरिक संहिता के समर्थकों के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा कि जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं वो कॉम्युनल है। इतना ही नहीं, उनको अगर ये कहा जाए कि वो संविधान का रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ये और बात है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत अपने दम पे नहीं मिला, लेकिन इससे सरकार के कामकाज पे कोई असर दिख नहीं रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए भी कोशिशें तेज हो गई हैं। नरेंद्र मोदी काफ़ी कमिटेड हैं और 15 अगस्त को जो उनका भाषण है और उसमें उसने जो तेवर दिखाए हैं, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने वकालत की है यूनिफॉर्म सिविल कोड की और कहा कि अभी जो सिविल कोड है हमारे देश में वो कॉम्युनल है, हमें एक सेकुलर सिविल कोड चाहिए, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने मन बना लिया है कि इसको भी संसद में लाया जाएगा और पास करवाया जाएगा। उसके अलावा आप देखिए कि सरकार के तेवर आप देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं हटी है। वक्फ बिल जो है वो भी संसद में आ चुका है और ये भी भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज में से एक रहा है, क्योंकि ये जो वक्फ एक्ट है वो इतना निरंकुश है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। कल को तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कई हाई कोर्ट्स ने ऐसी बात कही है कि भाई ये अधिकार सही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने उस पर भी एक्शन लिया है और ये नहीं सोचा उन्होंने कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, वो संसद में ले करके आए। ये और बात है कि चूंकि ये एक कोalition की सरकार है तो तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये अभी एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। तो नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से कमजोर पड़ गए हैं, वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं और उनका जो काम करने का तरीका है उससे भी ये लग रहा है कि सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं हटी है। और 15 अगस्त का उनका जो भाषण था उसमें भी उन्होंने इसी चीज को रेखांकित किया है। एक चीज उन्होंने भाषण में और भी कही, वो था 1 नेशन 1 इलेक्शन। मतलब ये भी भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही पेट सब्जेक्ट है जिसपे वो हमेशा बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि वो अपनी राजनीति नहीं बदलेंगे। ये और बात है कि लोगों का ये मानना है कि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो सरकार कमजोर पड़ेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी प्रायोरिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने फिर से कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। उन्होंने इसका आह्वान भी किया जब उन्होंने 15 अगस्त से अपना भाषण दिया। तो आप समझ सकते हैं उनके तेवर कहीं नर्म नहीं पड़े हैं। उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन को सपोर्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश के सामने समस्या खड़ी हो रही है। नीतियों और काम को चुनाव से जोड़ा जा रहा है, इस पर चर्चा हुई है।
एक राष्ट्र, एक चुनाव महत्वपूर्ण है। मैं राजनीतिक दलों और संविधान को समझने वालों से अपील करता हूं कि हमें एक राष्ट्र, एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो अब वो नहीं कर पाएंगे मनमानी। तो मनमानी की कोई बात नहीं है, वो हर चीज के पीछे तर्क दे रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने बिना तर्क के किया हो। वो जो कुछ भी वक्फ बिल जब वो लाए उस पर भी उन्होंने काफी अपने तर्क रखे और बताया लोगों को कि कैसे इसका मिसयूज हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए ये भी उन्होंने बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है ये भी उन्होंने बताया। तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अपनी चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज के लिए उनके पास तर्क है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने 11 बार राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके लाल किले से एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो ये जो राहुल गैंग है इसको तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीसरी बार राहुल गांधी की जो हार हुई है नरेंद्र मोदी के हाथों, उसने तो जैसे उनको बेकरार करके रख दिया है और वो एक तरह से अपना संतुलन खो बैठे हैं। वो तो तैयार ही नहीं है कि इस चुनाव में उनकी हार हुई है। लेकिन हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, वो मजबूती के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे एजेंडे को एक एक करके वो पूरा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज थी, राम जन्मभूमि का जो मामला था और आर्टिकल 370 का मामला था, वो पूरा कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वो पूरा करेंगे। 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने बताया। वक्फ बिल भी वो ला चुके हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी अपनी गति से ही काम कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों से वो पीछे नहीं हटे हैं। और ये इससे राहुल गांधी को जरूर मिर्ची लगी होगी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते। 2029 तक तो मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके तेवर से यही लग रहा है कि उन्होंने जो अपने लिए रास्ता तय किया है उस पर वो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।